नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज कई कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सुबह 11:25 पर पौड़ी गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे नैनीताल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। हल्द्वानी में एलईडी रथ यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे सीएम। दोपहर 2:20 पर उधम सिंह नगर में सीएम धामी का आगमन होगा। रुद्रपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1:30 बजे नैनीताल पहुंचेंगे और हल्द्वानी में एलईडी रथ यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियां वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित की गईं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थि कलश सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार लाए गए। सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी समेत अन्य परिजन भी मौजूद रहे और अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। जनरल बिपिन रावत के अस्थि विसर्जन के लिए वीआईपी घाट पर तमाम लोग पहुंचे थे। इनमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीआईपी घाट पर मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी वीआईपी घाट पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने जान गंवाई है। सीडीएस के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 सैनिकों की मौत हुई है, जिसको लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की पूरे विधि विधान से हरिद्वार गंगा में अस्थियां विसर्जित कर दी गई हैं। उनकी दोनों बेटियों ने पूरे विधि विधान से अस्थियां विसर्जित की हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरिद्वार पहुंचकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उनकी दोनों बेटियों से मुलाकात भी की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों को लेकर देश बहुत भावुक है। हर कोई अपनी ओर से देश के इन जांबाजों को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन कुछ अराजक तत्व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की उत्तराखंड में शामत आने वाली है। सीडीएस बिपिन रावत को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर उत्तराखंड सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारे सैनिकों का सम्मान सर्वोच्च है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे और अगर किसी शरारती तत्व के कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए सोशल मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से दिवंगत सैनिकों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो सरकार द्वारा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ दिवंगत जनरल सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। गैरसैंण में विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए एक तीर से 2 निशाने भी साधे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जीरो टॉलरेंस पर सीएम धामी का बहुत बड़ा एक्शन। सीएमओ का कोई भी ओएसडी, पीआरओ सरकारी लेटरहेड का इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने हस्ताक्षर से कोई पत्र भी नहीं जारी करेगा। पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को सीएम धामी ने बर्खास्त किया है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर दिया है। खनन से जुड़े वाहन को छोड़ने का पत्र वायरल होने के बाद सीएम का एक्शन सामने आया है। तो आपको बता दें कि यह बड़ा एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। अब कोई भी लेटरहेड का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम के पीआरओ की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाया है। खनन के वाहनों को
छुड़ाने का आरोप लगाया है। खनन प्रेमियों को बचाने के लिए काम कर रही सरकार का खनन प्रेम चिट्ठी के जरिए आया सबके सामने। हरिद्वार में भी खनन को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा चुकी है। मंत्री यतीश्वरानंद पर खनन माफियाओं को शह देने का आरोप है। सरकार और उसके मंत्री अवैध खनन में माफियाओं के साथ संलिप्त है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। ये चिट्ठी सीधे जनता की अदालत में जाएगी, जहां पर जनता इसका इंसाफ करेगी कि ये मौखिक आदेश इस प्रकार से सरकार दे रही है तो इस सरकार के स्तर को दर्शाती है। और जो मुख्यमंत्री धामी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तराखंड की तमाम जनता के मुंह पर एक सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री धामी में कौन सी ऐसी योग्यता है जिस योग्यता के आधार पर उनको उत्तराखंड जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो यह योग्यता है उनकी इन माफियाओं को बचाने के लिए, इन माफियाओं को संरक्षण देने के लिए। तो आज आप देखते हैं कि वार्ड स्तर से लेकर विधानसभा तक पूरा माफिया का मकड़जाल फैल चुका है। यहां वार्ड मेंबर भी, जिला पंचायत भी, विधायक भी खनन माफिया हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं उनके मुखिया सीधे पुष्कर सिंह धामी, जो एक चिट्ठी जीता जागता प्रमाण है। तो मुख्यमंत्री धामी जी, आपको जनता को बताना होगा कि आप ऐसे मौखिक आदेश क्यों दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में चिट्ठी भेजी गई है, पर सियासत अब इस पर तेज हो गई है। मामले में मुख्यमंत्री के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर एसएसपी को पत्र लिखकर 3 वाहनों के चालान को निरस्त करने के लिए कहा था, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बात अब साफ हो गई है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही थे। उन्होंने कहा कि सीएम के आदेश पर चिट्ठी लिखी गई है, ऐसे में मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे। तो वहीं आपको बता दें, उपनेता विपक्ष करण माहरा का बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। 9,000 वाला टैबलेट 16,000 में सरकार खरीदने जा रही है, ये उनका कहना है। 2,16,000 टैबलेट खरीदने जा रही है। आरोप है कि करीब 130 करोड़ का घोटाला होने जा रहा है। उपनेता विपक्ष बोले कि कोई अग्रवाल नाम के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो बहुत बड़ी चीज जिसमें कि करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है टैबलेट और स्मार्टफोन्स को लेकर। टैबलेट खरीद का एक मामला कैबिनेट से पास हुआ है, जिसमें आप सब लोगों को मेरा निवेदन है, उसमें अपने अपने वेबसाइट से चेक करिए। ऑनलाइन वो टैबलेट जो है 9,000 कुछ रुपए की खरीद है जिस कंपनी का लिया जा रहा है। अगर उसमें कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स भी कराएं तो आप और हम सब लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 1,500 रुपये का फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2 भी हज़ार का फ़र्क पड़े तो भी 11,000 से ज़्यादा का वो टैबलेट नहीं होना चाहिए। और मेरी सुस्पष्ट जानकारी है, सरकार उसको 16,000 के आसपास की कीमत पर खरीदने जा रही है। और ये 2,60,000 टैबलेट की खरीद ये सरकार करने जा रही है। इसमें सीधे सीधे 130 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने की संभावना है। मैं आपके माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये गलत काम जो इस राज्य सरकार करने जा रही है ठीक चुनाव से पहले, इसको रोकना होगा। और जो भी अधिकारी और सरकार के जो मंत्री इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आखिरकार अपने अंदाज से जहां पुलिस प्रशासन को चौंका दिया, तो दोपहर में ये संदेश वायरल हो रहा है कि अवैध खनन के मसले पर हरीश रावत विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस सूचना पर विधानसभा के सभी बैरियर बंद करते हुए एंट्री रोक दी गई है। हरीश रावत भी
कहाँ मौका चूकने वाले थे, वो स्कूटी से ही पहुंच गए। हरदा को रोके जाने की सूचना पर विधायक हरीश और मनोज विधानसभा तिराहे पर पहुंच गए। अंत में हरीश रावत पैदल ही विधानसभा के गेट पर पहुंच गए और जमकर सीएम और सरकार को अवैध खनन के मसले पर घेरते हुए सदन के अंतिम दिन महफिल बंद करो, बंद करो, बंद करो। का और करीब 22 गधेरों के क्षेत्रों को देखा, जहां खुलेआम खनन हो रहा है। किसी के पास परमिट है नहीं है, भगवान जाने। जेसीबीज लगाई गई हैं, पोकलैंड लगाई गई है। दूर दराज के छोटे छोटे जो ग्रामीण रास्ते हैं, उनमें भी ट्रॉलर, बड़े बड़े वो कंटेनर, वो उनमें बजरी ढोई जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस फोर्स देखने वाली नहीं है। फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछने पर वो कहते हैं हमने कोई अनुमति नहीं दी है। पुलिस के अधिकारी पीठ फेर लेते हैं और यदि बहुत कहो तो हाथ जोड़ देते हैं। तो इस राज्य के अंदर कोई शक्ति तो है जो खुला खनन करवा रही है, खुली हमारी प्राकृतिक संपदा को लूट रही है, घाव लगा रही है। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने कहा था कि हम एकांगी तरीके से विधानसभा में आकर के इस प्रश्न को उठाएंगे, ताकि मुख्यमंत्री को और इस सरकार को कुछ शर्म आ सके। वही 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की इस जनसभा को लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की मौजूदगी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए नैनीताल जिले से करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य तय हुआ है। रैली के बारे में और यकीनन पूरे प्रदेश में सभी जगहों से भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक, स्वतः शहीदों के परिवार तो आएंगे ही आएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, हमारे सहयोगी साथी इस महारैली को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आज उसी संदर्भ में आज यहाँ पर स्वराज आश्रम में भी एक बैठक संपन्न होने जा रही है। आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है, वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए यशपाल आर्य ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी का दौरा देहरादून में प्रस्तावित है। वहीं सीडीएस विपिन रावत को भी श्रद्धांजलि वहां दी जाएगी और जो इनके साथ में जितने जवान शहीद हुए हैं सभी को श्रद्धांजलि वहां पर देने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम पूरा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड एक सैन्य बहुल राज्य है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब हमारे जो सेना के जवान हैं उनके बल पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ओवैसी सिद्दीकी। बात करेंगे खबरों की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और वो काशीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। तो बहुत जल्द केजरीवाल जो हैं वो देहरादून आएंगे और देहरादून में केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो
भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से लगभग देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बन गए हैं। पासिंग आउट परेड के बाद 319 भारतीय कैडेट्स भारतीय थल सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। 8 मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होकर अपने देश में सैन्य अधिकारी के तौर पर शामिल होंगे। आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर रिविंग ऑफिसर सलामी ली। पासिंग आउट परेड में अनमोल गुरुंग को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि बात अगर सिल्वर मेडल की करें तो तुषार सापरा को सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आयुष रंजन को मिला है। बता दें कि भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड बेहद सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। आईएमए की पीओपी में राष्ट्रपति के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी शामिल होना था, लेकिन तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। इस बार पासिंग आउट परेड में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मूल के कैडेट पास आउट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 45 और उत्तराखंड के 43 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के 34, बिहार से 26, राजस्थान से 23 और पंजाब के 22 कैडेट पास आउट हुए हैं। 8 मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर अपने देश में सैन्य अधिकारी के तौर पर शामिल हुए हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए इस बार उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी अपने परिवार के साथ आईएमए में मौजूद थे। तो पौड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत काम कर रही 300 से भी ज्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सचिव ने 24 घंटे के अंदर अपने काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर कोई कर्मचारी 24 घंटे में काम पर नहीं लौटा तो उनकी बर्खास्तगी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिलाध्यक्ष शरद रौतेला का कहना है कि उनका संगठन अब किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रहे एक भी कर्मचारी को प्रदेश सरकार द्वारा हटाया जाता है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य सचिव महोदय को, अपने मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, अपने एमडी मैडम को और जितने भी स्वास्थ्य सचिव जो भी हमसे रिलेटेड हैं उन सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे 2 दिन के उसमें आप लोगों पे इतना असर पड़ रहा है तो क्यों ना आप हमारा लेटर निकाल दो इस तरीके का कि आप लोगों की मांगे हम मान चुके हैं तो हम कल ही वापस आ जाएंगे। अब जब आप हमारा कुछ काम कर ही नहीं रहे हो तो हमें हड़ताल पे रहना पड़ेगा। आप जितने तरीके भी लेटर निकालूंगा उनका हम पूर्ण रूप से वो करेंगे, पूर्ण रूप से हम साथ हैं और उनका विरोध करेंगे। होगा जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब अगर आंदोलन में उतरे हैं तो आंदोलन की ही तरह आंदोलन करेंगे। तो वही खबर देहरादून से, जहां राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा कूच का प्रयास किया है। भू कानून लागू करने की मांग को लेकर कूच किया है। आपको बता दें कि रिस्पना पुल पर बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई है। प्रदेश में जल्द से जल्द भू कानून लागू करे सरकार, ये कहना है तमाम लोगों का। प्रदर्शनकारी जितने भी यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें किसी तरह रोका गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, लेकिन हाथ में बोर्ड लेकर, बैनर लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो वही पीडब्ल्यूडी विभाग में संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया है। उनका कहना है कि पिछले 7 से 13 साल से हम पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं और मेरिट बेसिस पर हमारी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग को लेकर 26 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हमारी सुध नहीं ले रहा। हमारी नियमितीकरण की मांग जब तक पूरी नहीं होती हमारा धरना जारी रहेगा। कि आज हमें 26वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार से मतलब कि हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। वो हमें ये भी नहीं जानना चाह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है। तो 26 दिन हो गया, हमने पहले भी कुछ किया था, 2 रैलियां हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे बारे में पूछा भी नहीं गया कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो इससे हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और इसलिए हमने आज विधानसभा कूच किया है।
तो हमारी मांग एक ही है, वो है नियमितीकरण की, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या है कि मिनिमम 7 साल हो गए और मैक्सिमम 13 साल हम लोगों को रेगुलर डिपार्टमेंट में हो गया। और हम लोग क्या है कि विभागीय संविदा लोक निर्माण विभाग से इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर, तो हम लोगों को इतना अपने गोल्डन टाइम हमने गवर्नमेंट को दे दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है कि वो हमारे लिए कुछ सोच नहीं पा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर वार, सरकार ने देवस्थानम पर आपराधिक फैसला वापस लिया है। अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगे। हजारों साल पुरानी परंपराओं पर कुठाराघात किया गया था। तीर्थ पुरोहितों के हक पर डाका डालने का काम किया था। तो तीर्थ पुरोहितों के हक पर डाका डालने का काम किया था। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी परिवार। लगातार आम आदमी पार्टी एक्टिव है उत्तराखंड में और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सरकार को घेर भी रही है। आखिरकार बीजेपी की उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड के रूप में जो उन्होंने आपराधिक एक फैसला किया था उसको बदलने पर मजबूर हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि बीजेपी सरकार इस पूरे मुद्दे पर जनता से, हमारे पंडा पुरोहित समाज से, हमारे हकूकधारियों से माफ़ी मांगे, क्योंकि हजारों साल से जो एक सनातन परंपरा हमारे देवस्थानम, जो हमारे देवताओं के स्थान है, जो हमारे मंदिर हैं, वहाँ पर जो एक पूजा परंपरा, एक जो पद्धति चली आ रही थी, बीजेपी सरकार ने उस पर कुठाराघात करने का जो अमानुषिक कृत्य किया था, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर शुरू से ही मुखर रही। हमने लगातार अपने पंडा पुरोहित समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और हम उनको ये विश्वास दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर वार और कहा कि अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगे। इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि हजारों साल से पुरानी परंपराओं पर कुठाराघात किया था, लेकिन अब तीर्थ पुरोहितों के हक पर डाका डालने का काम किया गया था और अब इसको लेकर माफी मांगे। ये कहा है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सरकार ने देवस्थानम पर आपराधिक फैसला वापस ले लिया है। जो निरस्त किया गया है देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था, अब उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक पार्टी की अब सामने आ रही हैं, जिसमें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर वार किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन प्रशाली का सरकार पर बड़ा हमला। भू कानून को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा है। भू कानून को लेकर सरकार ने केवल कमेटी बनाया है। कमेटी बनाकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता को उम्मीद थी कि अंतिम सत्र में कानून आएगा। सरकार खुली लूट खुली छूट के तुगलकी फैसले पर कायम है। सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था। सरकार ने कुछ न करके अपनी विदाई सुनिश्चित कर लिया है। भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता को उम्मीद थी कि सरकार अंतिम सत्र में एक सशक्त भू कानून लाने का प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी बनाकर उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सरकार उत्तराखंड की भूमि की खुली लूट खुली छूट के अपने तुगलकी फैसले पर कायम है, जबकि सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके अपनी विदाई सुनिश्चित कर ली। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।